राजनीतिक, सांप्रदायिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश को एक बड़ा झटका तब लगा जब बांग्लादेश की प्रथम और मुस्लिम देशों में बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन 30 दिसंबर को हो गया। वह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा थी। सन 1984 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और सक्रिय नेता भी थी। जलपाईगुड़ी में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी खालिदा 1977 में अपने पति रहमान के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश की प्रथम महिला के रूप में राष्ट्रीय ध्यान में आई। 1981 में रहमान की हत्या के बाद खालिदा राजनीति में शामिल हो गई थी और बीएनपी का नेतृत्व करने लगी थी। 1982 में पूर्व सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट के बाद उन्होंने 1990 में इरशाद के पतन तक लोकतंत्र के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने में अहम भूमिका निभाई थी। प्रणाम, मैं हूं प्रकाश और मैं आपको दे रहा हूं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पे नए हुएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे फॉलो अवश्य करें। बात करें आधुनिक बांग्लादेश के निर्माण में खालिद जिया के योगदान की तो पुनः लोकतंत्र की बहाली के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में सैन्य शासन के वर्षों के बाद उन्होंने बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र को बहाल करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। उनके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। बांग्लादेश में उन्होंने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की और 10वीं कक्षा तक लड़कियों के लिए शिक्षा मुक्त कर दी। इसके अलावा शिक्षा के बदले भोजन जैसे कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू किए थे। आर्थिक सुधार के पहलू से देखें तो उन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया। उनके शासनकाल में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू किया गया। निजीकरण बोर्ड 1993 की स्थापना हुई और विदेशी निवेशों पर प्रतिबंध हटाए गए। उनके अंतिम कार्यकाल 2001 से 2006 में बांग्लादेश की जीडीपी लगभग 7% तक पहुंच गई थी। बात महिला सशक्तिकरण की करें तो उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए महिला कोटा शुरू किया। साथ ही महिलाओं के लिए सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों को चालू किया। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाया। सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया और बेगम रुकैया पदक जैसे सम्मान शुरू किए। उनके शासनकाल में मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्रालय की स्थापना भी की गई। कानूनी सुधार की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए उन्होंने कई बड़े कानून बनाए और विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना की थी। खालिदा जिया ने न केवल एक राजनेता के रूप में बल्कि लोकतंत्र की योद्धा के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बांग्लादेश को गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन से निकालने के लिए कई बुनियादी ढांचे तैयार किए थे। खालिदा जिया की भारत के साथ संबंध होगी तो खालिदा जिया का भारत के साथ संबंध ऐतिहासिक रूप से जटिल और तनावपूर्ण ही था। उनकी राजनीति अक्सर भारत विरोधी रुख और बांग्लादेशी संप्रभुता की रक्षा के इर्द गिर्द ही केंद्रित रही है। उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत बांग्लादेश संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। भारत ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी समूहों जैसे उल्फा को बांग्लादेशी धरती पर शरण देती है। खालिदा जिया अक्सर भारतीय कनेक्टिविटी का विरोध करती थी। उन्होंने भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए ट्रांजिट पारगमन अधिकार देने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने भारतीय ट्रकों को टोल फ्री आवागमन को गुलामी तक करार दिया था। खालिद जिया का भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव अक्सर ज्यादा था। खालिदा जिया की लुक ईस्ट नीति ने भारत के बजाय चीन और इस्लामी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता दी। 2002 में उन्होंने चीन को अपना मुख्य सैन्य आपूर्तिकर्ता बनाने का समझौता भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि का भी विरोध किया था और उसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। इसके अलावा गंगा जल बंटवारे, फरक्का बैराज का जो है और अवैध प्रवासियों के मुद्दों पर भी उनका रुख काफी सख्त रहा। ऐसा नहीं कि समय समय पर उन्होंने संबंध सुधारने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तमाम कूटनीतिक प्रयास भी किए। तनाव के बावजूद उन्होंने 1992 और 2006 में भारत की आधिकारिक यात्राएं की। विपक्ष में रहते हुए 2012 में उन्होंने भारत का दौरा किया और वादा किया कि उनके नेतृत्व वाली सरकार भारत विरोधी उग्रवादियों को जगह बिल्कुल नहीं देगी। मोहम्मद यूनिस और खालिद जिया के बीच संबंध का तो उन दोनों के बीच संबंध हमेशा सम्मानजनक और सहयोगात्मक ही रहा है। खासकर 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया के निधन के बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने उन्हें राष्ट्र का महान अभिभावक बताया। खालिदा जिया का राजनीतिक समर्थन और जेल से रिहाई में भी सहयोग किसी से छुपा नहीं है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने खालिदा जिया की रिहाई और उनके विदेश में इलाज के लिए रास्ता साफ किया था। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के अंतिम मामले में भी बरी कर दिया।
जिसे यूनुस प्रशासन के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता के रूप में देखा गया। दिसंबर 2025 की शुरुआत में जब खालिदा जिया की स्थिति गंभीर हुई तो मोहम्मद यूनुस ने खुद अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और उनके परिवार को हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया था। खालिदा जिया के निधन पर यूनुस ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक और 1 दिन की सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। उन्होंने खालिदा जिया को लोकतंत्र के लिए संघर्ष का प्रतीक और तानाशाही के खिलाफ एक अडिग नेता बताया। हालांकि यूनुस प्रशासन ने उनके बेटे तारिक रहमान की वापसी और मुकदमों की समाप्ति में सहयोग किया, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद भी रहे। जैसे जिया की पार्टी बीएनपी ने यूनुस सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 कार्यकाल की सीमा के सुधार का विरोध किया था, क्योंकि जिया ऑलरेडी 2 बार प्रधानमंत्री पहले रह चुकी थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले उनके निधन से उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जबरदस्त जन सहानुभूति मिल सकती है। यह भावनात्मक लहर चुनाव में बीएनपी की स्थिति को और मजबूत कर सकती है, जबकि मृत्यु के साथ ही बीएनपी में सत्ता का हस्तांतरण उनके बेटे तारिक रहमान को पूरी तरह से हो गया है। तो भविष्य में पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है। पूरे बांग्लादेश में उन्हें लोकतंत्र के योद्धा के रूप में याद किया जा रहा है, जिससे उनके समर्थकों में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति का एक स्तंभ थी। उनकी अनुपस्थिति से देश की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। उनके निधन के बाद होने वाले बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और शोक सभाएं देश में अस्थिरता पैदा कर सकती है, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी अस्थिर स्थिति में है। अभी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शांति और अनुशासन बनाए रखने की हालांकि अपील की है। भारत के साथ उनके संबंध ऐतिहासिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहे थे। उनके जाने के बाद बीएनपी का आगे का नया नेतृत्व भारत के प्रति क्या रुख अपनाता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। राजनीतिक संक्रमण और चुनाव के कारण होने वाली अनिश्चितता को कम कर सकती है, जो पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये था पूरा एक छोटा सा ब्रीफ खालिदा जिया के बारे में, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।